नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमेठी को मिलेगी एयरपोर्ट की सौगात। फुर्सतगंज में इंदिरा उड़ान एकेडमी में बनेगा एयरपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से बनेगा एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर निकाला है। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए निकाला गया है टेंडर। कई लाख की लागत से तैयार होगा ये एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेठी को मिलेगी एयरपोर्ट की सौगात। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। अमेठी को मिलेगी एयरपोर्ट की सौगात। फुर्सतगंज में इंदिरा उड़ान एकेडमी में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से बनेगा एयरपोर्ट। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अमेठी को एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर निकाला है। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया है। अमेठी को मिलेगी एयरपोर्ट की सौगात। देश में बीजेपी 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल सहित अन्य वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा बहुत कुछ कह देती है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। बीजेपी 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वज फहराया है और साथ ही साथ कई मंत्री, कई बड़े नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ने मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार अगले 100 दिन का रोड मैप बना रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई और सभी विभागों की महत्वपूर्ण बैठक ली गई है, जिसमें सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा भी लिया और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तो 100 दिन का जो एक्शन प्लान है उसे तैयार कर दिया गया और इसी के साथ जितने भी अधिकारी थे हर विभाग के, उन्हें दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। देश में डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं लखनऊ में बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 पैसे की बढ़ोतरी हो गई, जिसके चलते लखनऊ में अब पेट्रोल 105 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल भी 80 पैसे बढ़कर के 96 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। तो वहीं आपको बताते चले, हर खबर के संवाददाता आनंद सिंह ने लोगों से बढ़ती कीमतों को लेकर के बातचीत की है और लोगों का ऐसे में क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्पीड तेल जो है वो 107 की कीमत पे आ गया है पेट्रोल, और नॉर्मल पेट्रोल 104 रुपए के रेट पर है। डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल लगभग 95 रुपए रेट पर आ गया है। इससे कहीं ना कहीं आम जनता पर, जेब पर काफी असर पड़ रहा है और ये देखना है कि बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण हिंदुस्तान में तेल की कीमत बढ़ गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पेट्रोल भरवाने आए हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? आशीष। ये जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इससे कितना असर पड़ रहा है? इससे बहुत असर पड़ रहा है। हम लोगों को जहाँ 4 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा था, अब 2 ही किलोमीटर का करना पड़ रहा है। तो आशीष, अभी ये क्या लगता है कि पेट्रोल के दाम जो है इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, आम जनता इतना ज्यादा परेशान हो रही है, और भी जैसे कई कमर्शियल चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, बाहर से सब्जियां आती हैं और भी कई राशन आते हैं, उसको लेकर रेट जो बढ़ रहे हैं, काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल की वजह से हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। आशीष, हमारे साथ और भी कई लोग हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग इस समय पेट्रोल की रेट को लेकर परेशान हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कम समय में पेट्रोल के दाम
घटते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। कानपुर में 5 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर के कई जिलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों ने कानपुर प्रेस क्लब के नेतृत्व में पत्रकारों की रिहाई के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर बलिया प्रशासन की निंदा की। साथ ही साथ मौके पर जमकर नारेबाजी हुई। वहीं कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित और महामंत्री कुशाग्र पांडे की ओर से मांग की गई है कि बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार की जल्द से जल्द रिहाई की जाए। साथ ही कानपुर में पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे की जांच करके जल्द से जल्द मुकदमों को खत्म किया जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश में पत्रकार जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बताते चले कि बलिया जिला प्रशासन ने यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले में बलिया जिले के 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी की और कानपुर में 5 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और प्रशासन और प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर हम लोग की आवाज दबाई जा रही है तो उसका अंजाम खराब होगा। अगर 2 दिन के अंदर हम लोग को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ कानपुर पुलिस बंगला घेरेंगे। उसके बाद भी हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई, हमारी बात नहीं मानी गई। तो हमारे शहर के ही विधानसभा अध्यक्ष बने हैं श्री सतीश महाना जी, हम लोग उनका आवास घेरेंगे। उसी कड़ी में आके मुख्यमंत्री आवास है, महामहिम राज्यपाल का आवास है, उसको हम लोग घेरेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। लखनऊ में अधिकारियों के उत्पीड़न और शोषण से परेशान सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई करने पर नगर निगम सफाई कर्मचारी मजबूर हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक नगर विकास मंत्री और नगर आयुक्त ने सभी कर्मियों को आदेश दिए थे कि सभी लोग सुबह 5:30 बजे अपना कार्य कर देंगे। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि सुबह 5:30 बजे महिलाओं का अपने घर से निकलना असुरक्षित है और इस मामले को लेकर पूरे दिन नगर निगम में हंगामा चलता रहा। इस दौरान नगर आयुक्त, महापौर संयुक्ता भाटिया और क्षेत्र के सभी पार्षद घंटों सफाई कर्मियों के नेताओं के साथ बैठक में मौजूद रहे और आखिर में यह फैसला हुआ कि सफाई कर्मियों की सारी मांगों को मान लिया गया है। हम सभी समाज के, मैं माया धानुक और हमारे भाई नाम बताइए, अशोक वाल्मीकि जी, आशा धानुक जी और मेरे सभी समाज के लोग, हम लोग तो अभी तो 5 साल से पीड़ित होते आए, तब तक की तो कुछ बोले नहीं कि हो सकता सरकार से हम लोगों के लिए कोई जवाब आ जाए, लेकिन सरकार से पिछले भी 5 साल बीत गए, हमारे कर्मचारी के बिंदु पे कोई भी बात नहीं हुई। जो कि कोरोना काल में आप भी, हमारे मीडिया भाई भी जानते हैं, जो कि मेरे समाज के लोग इतने उसमें पीड़ित होकर मर गए कि पूछिए ना। मौजूद है लखनऊ में नगर निगम के कार्यालय पर, जहां पर हजारों की तादाद में सफाई कर्मियों ने हड़ताल की है और हड़ताल का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि जो अभी विकास मंत्री और साथ में लखनऊ के नगर आयुक्त का नया फरमान जारी हुआ है कि जितने सफाई कर्मी हैं वो सुबह 5:30 बजे अपने कार्य पर पहुंचेंगे। ले देकर सफाई कर्मियों की ये समस्या सामने आ रही है कि 5:30 बजे अगर महिलाएं या पुरुष सुबह अपने समय पर पहुंचते हैं तो उनको दिक्कत ये आ रही है कि उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, जो एक मुख्यतः कारण बताया जा रहा है। दूसरा, इनकी कुछ और मांगे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे मैं जानता हूँ। सर, मैं सनी धानुक, सफाई कर्मचारी संघ का महामंत्री। क्या समस्या आ रही है? आज की हड़ताल किस लिए की गई है? आज की हड़ताल हम लोगों ने इसलिए की है कि 5:30 बजे नगर महोदय ने आदेश कर रखा है कि हम लोग को सुबह 12:30 बजे अपने कार्य पर पहुंचना है। अब आप बताएं, हम लोग सफाई कर्मचारी जितने भी लोग संपर्क के लोग हैं, अगर 5:30 बजे कार्य पर जाएंगे तो हम अपने बच्चों को स्कूल कितने बजे भेजेंगे? ये भी टाइम हमारा सुनिश्चित करें हमारे मुख्यालय के जो नगर आयुक्त जी हैं। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि जो अभी 3000 हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हटाए गए हैं उनको तुरंत कार्य पर लिया जाए। अभी तक, इससे पहले जो कोरोना काल चल रहा था उसमें जो है आपने हमें कोरोना महायोद्धा के नाम से हमें जो है आपने खिताब दे दिया। आज वो कोरोना योद्धा आपके काम के नहीं, आपके लायक नहीं, इसलिए आपने उनको बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला भाई? अगर निकाला ही था तो उनके ड्यूज खत्म करते, उनके 4 महीने के वेतन जो थे वो देते, क्यों नहीं दिया?
समस्याएं ये आप लोगों ने इससे पहले इन समस्याओं को लेकर कभी नगर आयुक्त से बात की या लखनऊ की महापौर से वार्ता हुई? इस मसले को लेकर कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई भी उसमें निर्णय नहीं निकला। तब जाकर हम लोग विवश होकर हम लोग को हड़ताल करना पड़ा। आज यहाँ पर जो नगर निगम में इतनी विकट हड़ताल की गई है, इस हड़ताल में लगभग यहाँ हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। इसका क्या समाधान निकलेगा? कुछ इसका समाधान ये निकलेगा, अगर नगर आयुक्त जो हम लोग की मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो ये हम लोग की हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। और अभी तो 1 दिन की सफाई का निर्णय ये है, अगर 5 दिन सफाई नहीं करेंगे तो हम लोग कोरोना को भगा सकते हैं, तो अपनी गंदगी की वजह फिर से बीमारी लखनऊ में ला सकते हैं। नगर आयुक्त महोदय खुद बाहर निकलने में डरते हैं, ऑनलाइन सबकी मीटिंग लेते हैं। हम लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई तरह से हम लोग पे खाया नहीं जा रहा है। और कोरोना से महामारी हिसाब से हम लोग ने मेहनत किया, हम लोग को ये इनाम दिया जा रहा है कि ठेकेदार पूरा पेमेंट नहीं दे रहा है। नगर आयुक्त द्वारा कंप्लेन कर रहे हैं, उस पर नगर कोई ध्यान नहीं देते हैं। पेमेंट की क्या, जैसे आप बता रहे हैं ठेकेदार पेमेंट नहीं दे रहे हैं, पेमेंट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ठेकेदार पेमेंट का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे यहाँ से 9,000 कुछ रुपए हम लोग का जारी हो गया है, मगर ठेकेदार जो 7,000 7,500 ज्यादा पैसा मिल ही नहीं रहा था। तो बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है? अब ये नगर आयुक्त जी बता सकते हैं पैसा कहाँ जा रहा है। खबर लखनऊ से, जहां सलमान गार्डन में बने 3 मंजिला आलीशान मकान में एलडीए ने ढहाना शुरू कर दिया। अफसरों के मुताबिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बिना नक्शा पास कराए ही मकान बना दिया गया था। आपको ये भी बताते चलें कि फरीदा बेगम का 1 साल से विहित न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, लेकिन अपील खारिज होने के बाद एलडीए पुलिस टीम के साथ पहुंची और ध्वस्तीकरण करना शुरू कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अब इस मकान का ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है। शमी मोहम्मद, सलमान गार्डन, गली नंबर 2। ये अवैध निर्माण है, इस वजह से इसकी कार्रवाई हो रही है। इस पर डिमोलिशन आदेश था, अपील में गए थे, अपील खारिज हो गई है इनकी कमिश्नर साहब के यहाँ से, तो आज डिमोलिशन कार्रवाई की जाएगी। बात की जाए कि जो अवैध निर्माण किए हुए हैं उनको लेकर के भी क्या कुछ आगे की कार्रवाइयां रहेंगी? क्या कुछ तरीके की आपकी लोगों से अपील भी है? हाँ, ये अपील है कि अवैध निर्माण लोग न करें, जो भी निर्माण करें बाकायदा नक्शा मानचित्र पास करा के करें, ताकि इस तरह की दिक्कत उनको भी ना आए। और लखनऊ में एपी जैन कॉलेज में कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी के एक्सपर्ट्स और ऑनलाइन एडमिशन का औपचारिक शुभारंभ हुआ, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी पहुंचे, जहां उनका कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव और वरिष्ठ शिक्षकों ने स्वागत किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां पर पुष्प अर्पित करते हुए किया। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना की प्रस्तुति की। साथ ही मौके पर विशिष्ट अतिथि अमरेंद्र दत्ता और प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके अस्तो मां सदगमया तपसो मां ज्योतिर्गमया के संदेश दिया। और इस मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर समेत सभी वरिष्ठ अध्यापक गण भी मौजूद रहे। गोरखपुर में सीएम योगी ने दौरा करके जनता की समस्याएं सुनी। बीते दिन देर शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर उन पुलिसकर्मियों का हाल लिया जो गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले के दौरान घायल हो गए थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। वहीं मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में आए लोगों के साथ संवाद भी किया गया। और इस दौरान गौशाला का दौरा करके उन्होंने गौवंशियों को गुड़ भी खिलाया। साथ ही साथ गौशाला कर्मियों से सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गई और तेजी से बदले मौसम में गायों और गौवंशियों के देखभाल के लिए गौशाला कर्मियों को जरूरी हिदायतें भी दी गई हैं। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री बने एके शर्मा ने बिजली आपूर्ति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार प्रदेश में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले, जिसके लिए ऊर्जा विभाग ने बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 5 उपकेंद्रों के निर्माण, एबीटी मीटरों की स्थापना और उच्च विभव की लाइनों पर
आर्टिकल फाइबर डालने के लिए कार्य लगभग 666 करोड़ खर्च किए गए। इसी बीच आज एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें 3 नग 220 केवी उपकेंद्र और 2 नग 132 केवी उपकेंद्र के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु संतुष्ट किया गया है। इन उपकेंद्रों के निर्माण से जनपद बरेली, मेरठ, नोएडा, बाराबंकी और मुजफ्फरनगर की बिजली आपूर्ति में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने विधि विधान से पूजा करने के बाद मुख्य भवन में कार्यभार संभाला है, जिसके बाद राज्य मंत्री ने अपने नए कार्यालय में विभागीय कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को कुशल बनाकर के उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। इसे और बढ़ाते हुए महिलाओं से संबंधित कोर्स का व्यापक प्रचार प्रसार करके उन्हें ITI से जोड़ा जाएगा। प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा एक्शन मोड में हैं। दयाशंकर यानी कि दयालु ने योजना भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों और मंत्रियों, आपको बताते चले, औषधि प्रशासन मंत्री ने बैठक की है और दयाशंकर मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अब सभी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और जिस तरीके से पीछे की जो जानकारियां थी, इससे पहले किस तरीके से काम हो रहा था, उसकी पूरी पल पल की अपडेट्स ली गई हैं और आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। लखनऊ में प्रदेश के शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बैठक की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के उप निदेशक के कार्यों पर नाराजगी जताई। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के उप निदेशक को तत्काल हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि उनकी जगह किसी योग्य व्यक्ति की तैनाती की जाए। शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि शासकीय कार्यों में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने KGMU में औचक निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर के जमकर वहां पर मौजूद कर्मचारियों को फटकार लगाई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने KGMU के निरीक्षण के दौरान OPD और इमरजेंसी में एक एक मरीज से बात करी। उन्होंने मरीजों से कहा किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप तुरंत हमें बताइए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी मरीज को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इलाज उनका बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। तो ये तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से मरीजों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम यहाँ पर नजर आए हैं। तो कार्यभार संभालते ही सारे मंत्री अपने कामकाज में लग चुके हैं और यहां पर एक एक्शन मोड भी मंत्रियों का दिखाई दे रहा है। सभी कर्मचारियों को यहां पर फटकार लगाते हुए वो नजर आए कि किसी भी तरीके से इलाज के दौरान गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आधुनिकीकरण योजना का फायदा लेने वाले सभी लोगों को यहां पर आपको बताते चले एक अलग ही योजना की तरीके से फायदा पहुंचाने की बात की है। तो आपको बता दें कि सरकार ने कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद इस फैसले को मंजूरी दी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने देश के तमाम मदरसों के लिए एक खास योजना चलाई है। इस योजना का नाम मदरसा आधुनिकीकरण योजना है, जिसके तहत मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाएगा। इसी के साथ और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुना देते हैं। 58 मदरसे हमारे पास हैं। उस 558 मदरसे बेसिक शिक्षा की तरफ पे चल रहे हैं, बेसिक शिक्षा की तरफ पे चले, बता देना आपको बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक शिक्षा के टीचरों को जो फैसिलिटी है वही हमारे से मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को फैसिलिटी है और जो वेतन उनको मिलता है बेसिक शिक्षा वालों को मदरसा बोर्ड के मेंबरों को मिलता है। 52 मदरसे हमारे पास जो बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। 52 मदरसे शिक्षा बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी शिक्षा बराबर मिल रही है, उनको भी शिक्षा दी जा रही है।
52 मदरसियों बता देना आपको बहुत ज़रूरी है कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए उनके लिए बजट दिया जा रहा है। तो 558 में 52 मदरसे वो भी आते हैं जो मुख्य धारा में बच्चियों को भी जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, प्रश्न चिन्ह उनका काम है लगाना। 3-3 साल उनके यहाँ मदरसा बोर्ड में जो शिक्षक होते थे उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2 साल की तनख्वाह वो छोड़ के गए थे, जो माननीय योगी जी की सरकार ने जो है उसको अदा किया है। जो प्लेटफार्म पे हमारे आ गए हैं, माननीय योगी जी ने यह कहा था जो भी मदरसे हैं हम उनका अनुदान जारी रखेंगे, वो प्लेटफार्म पे खाली आ जाएं। तो 558 मदरसे प्लेटफार्म पे आ गए और उनको अनुदान मिल रहा है और बेसिक शिक्षा के तर्ज पे उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज विधान भवन अपने कार्यालय में उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। जहां विधायक पंकज गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष महाना के समक्ष उपस्थित होकर शपथ ग्रहण की, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें संविधान विधानसभा कार्य संचालन नियमावली भेंट की है। इस दौरान सतीश महाना ने विधायक को बधाई दी और उन्हें विधानसभा में एक जागरूक और सफल विधायक के तौर पर कामयाब होने की शुभकामनाएं दी। सदन में होने वाले वाद विवाद में हिस्सा लेकर के अपने क्षेत्र की जनता के जनहित की समस्याओं के निराकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ऐसा संदेश भी उन्होंने दिया है। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूं। लखनऊ में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के आगे अभिभावक पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे हैं, जहां राइट टू एजुकेशन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल RTE योजना के अंतर्गत स्कूल में पहले से पढ़ रहे बच्चों को स्कूल से निकाला गया, जिससे परेशान होकर अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। खबर बरेली से, जहां विकास प्राधिकरण ने योगेश पटेल के बारात घर पर बुलडोजर चला दिया। आपको बताते चले, योगेश पटेल भोजीपुरा के ब्लॉक प्रमुख हैं और उनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य है। दरअसल योगेश पटेल को नक्शे के विपरीत बने बारात घर की कंपाउंडिंग का नोटिस प्राधिकरण से कई बार मिल चुका था, लेकिन कंपाउंडिंग नहीं कराई गई थी, जिसके बाद BDA की टीम ने पुलिस को साथ लेकर के बारात घर पर बुलडोजर चला दिया है। खबर शामली से, जहां पुलिस ने AK-47 सहित 1300 से ज्यादा कारतूस के साथ संजीव जीवा गैंग के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बदमाश के पास से पुलिस को एक XUV 300 कार, एक मोबाइल फोन और 4 मैगजीन भी बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 2 आरोपियों की जांच जारी है। कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। मामला जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां युवक को तालिबानी अंदाज में सजा देने का वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ रस्सी से बांधते हुए और उसे पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि युवक को फर्श पर घसीटने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं पिटाई कर रहे लोगों का आरोप है कि युवक गांव की एक विवाहित महिला के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में मिला था। वहीं वीडियो में महिला युवक को मार से बचवाती दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ महिला के साथ भी बेरहमी से पेश आ रही है।
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।